है वो ही अंत में शक्ति देती है। और मैं कहाँ तक आपको व्याख्यायित करूँ, कहाँ तक आपको परिभाषित करूँ, कहाँ तक आपकी प्रशंसा करूँ, कहाँ तक मैं श्लाघा करूँ कि आपके जो सब विचार थे वो आज इतने फलीभूत हुए कि एक-एक व्यक्ति इस समय आनंदित है, स्पर्श में नाम कितना सुंदर है, लगता है जैसे शांति मिल गई मन को। और आपको स्पर्श हिमालय और इस क्या आपने स्पर्श हृदय कर दिया, इसका नाम तो स्पर्श हृदय कर देना चाहिए। Recording in progress. और सबसे बड़ी चीज है कि नहीं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। उस ज्ञान को आप आरोपित कर रहे हैं सबके हृदयों में और आकर्षित कर रहे हैं। एक कोई हंसी मजाक नहीं है इतने बड़े आयोजन करना। और इतने तो यहाँ मैं अपना वार्ता को समापन करने से पूर्व पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा जो काम है वो आध्यात्मिक ग्रंथों को हिंदी काव्य में अनुवादित करने का है। तो उसी संदर्भ में पूर्णमदः का अनुवाद भी सुनाती हूँ कि परिपूर्ण पूर्ण हरि गीत का छंद है ये कि परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, ये जगत भी प्रभु पूर्ण है और परिपूर्ण प्रभु की पूर्णता से पूर्ण जग संपूर्ण है। उस पूर्णता से पूर्ण घटकर पूर्णता ही शेष है। परिपूर्ण प्रभु परमेश्वर की यह पूर्णता ही विशेष है। इसी गीता का ज्ञान दीपेन भास्वता जो आपका संकल्प है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और ज्ञान दीपेन भास्वता को चरितार्थ करने का जो आपका जो एक ऊर्जा है, संकल्प है, उसके लिए मैं अनेकों अनेकों साधुवाद और ईश्वर से आपको शक्ति देने की प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी इतने सुंदर उद्बोधन के लिए और हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख को समान महत्व देती है और यह आध्यात्मिकता ही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। हम जो हमारे हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, दोनों में इनमें 2 जहां धर्म एवं मोक्ष हमारे आध्यात्मिक सुख को इंगित करते हैं, वहीं अर्थ एवं काम हमारे भौतिक सुख। और इस आधुनिकता को और सबल प्रदान करने के लिए हिमालय की तलहटी में यह जो आयोजन हो रहा है निश्चित रूप से भारत की इस आध्यात्मिक शक्ति को समृद्ध करने में अपनी महती भूमिका प्रदान करेगा। हम आगे बढ़ते हैं और अमेरिका चलते हैं और आदरणीय अन्नदा पाटनी जी से आग्रह करेंगे कृपया हमें वे अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। नमस्कार आप सभी को मेरा बहुत बहुत। और सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को प्रणाम करती हूँ जिनके अथक प्रयास से आज ये महायज्ञ यहाँ हिमालय की तलहटी में संपन्न होने जा रहा है। साथ ही संयोजक त्रयी डॉक्टर विवेकमणि त्रिपाठी जी, आशना कंड्याल जी तथा शिप्रा शिल्पी का अभिवादन करती हूँ। लेखक गांवों के महत्वपूर्ण अनुष्ठान स्पर्श हिमालय समारोह में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए जो मुझे ये अवसर दिया गया, मैं उसके लिए अत्यंत आभारी हूँ। मेरा सौभाग्य है कि प्रसिद्ध साहित्यकार, गांधीवादी चिंतक, मनीषी, श्रद्धेय पद्मश्री यशपाल जैन जी की सुपुत्री होने के नाते मेरा शैशव काल भारत के दिग्गज साहित्यकारों के सानिध्य में बीता। इसीलिए जब अमेरिका में बसने की बात उठी, आज मैं बिल्कुल अंतरंग बात कर रही हूँ, बहुत स्पष्टता से अपनी बात कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कहने में कि जब ये बात उठी कि अमेरिका में जाकर बसना है, ये क्या हो रहा है? Recording stopped. तो कि बीच में कुछ पता नहीं क्या डिस्टरबेंस आई, तो तब मेरा मन थोड़ा आशंका से घिर उठा था कि पता नहीं अब ये वातावरण मुझे कहाँ मिलेगा। पर यहाँ आकर मेरी आशंका निर्मूल सिद्ध हुई।
आधुनिक विकासशील देशों में भारत का नाम तो पहले से ही प्रसिद्धि पा चुका था, पर उससे भी अधिक भारतीय संस्कृति, साहित्य, कलात्मकता के प्रति विदेशियों के मन में गहरी रुचि और जिज्ञासा मुझे दिखाई दी। मैंने पाया कि भारत को यहाँ बड़े सम्मान से देखा जा रहा है। हिंदी भाषा की लोकप्रियता भी दिखाई पड़ी, जिसके कारण विश्व की भाषाओं में उसको अग्रणी स्थान मिला। पूरे विश्व में उसको तीसरा स्थान का दर्जा मिला है। तो अनेक यूनिवर्सिटियों में भी विभाग खुले जिनमें हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये हम प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है। और बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि यहाँ ऐसे समूह हैं जहां समय समय पर हिंदी की काव्य गोष्ठियां होती हैं। कोरोना काल भले ही अभिशाप था, परंतु साहित्य के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ है। तो सोशल मीडिया को इसका श्रेय जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रवासी भारतीयों को एक हमें मंच मिला, एक ऐसा एक अवसर मिला, उसको अवसर मिला कि हम अपनी बात पूरे विश्व के सामने रखने में समर्थ हुए। तो ये बहुत मन को आह्लादित करती है ये बात। और नहीं तो बड़ा मुश्किल था कि हम लोग कैसे विश्व में एक एक के पास जाके पहुंचते। आज हम लोगों का इतना अच्छा संपर्क है सभी से, और मन में एक जैसे वसुधैव कुटुंबकम की एक धारणा जो है वो पूर्ण होती सिद्ध हो लग रही है। तो हम और मैंने देखा कि यहाँ उसके बाद देखिए कि जब साहित्य के क्षेत्र में जो ये वरदान सिद्ध हुआ, सोशल मीडिया और ये सब, तो ऑनलाइन कार्यक्रमों में जैसे बाढ़ आ गई। और इसमें देखिए हम जो यहाँ के हम प्रवासी भारतीय हैं, उसमें नवांकुर जो थे, जिनको शायद कभी भी अवसर नहीं मिल पाता, आज बेखट के इस मंच पर आकर अपनी वो बात कह पाए, अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर पाए, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना कहीं भी बड़ा दुर्लभ है। तो बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए, क्योंकि भारत और मैंने देखा है कि भारतीय संस्कृति त्योहारों के प्रति भी विदेशियों के मन में बड़ा आकर्षण है। हम प्रवासी भारतीय परंपरागत तरीके से हर त्योहार को, उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हमारे जो विदेशी मित्र हैं यहाँ पर, वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं और भारत के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट करते हैं। तो हमारी मेहंदी, आभूषण, परिधान इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि अपने विदेशी जो उनके कार्यक्रम होते हैं या ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, उनपे भारतीय परिधान पहनना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम प्रवासी भारतीयों ने आकर के कुछ अलग जगाई है, जो कि जिससे कि विदेशियों के मन में हम लोग के प्रति हम लोग के देश के प्रति बहुत एक आदर और सम्मान दिखाई देता है। तो और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रवासी भारतीयों का समुदाय जुड़ता है, वो देखकर कई बार तो ये लगता है कि हम विदेश में नहीं, भारत में ही हैं। और ये बहुत बड़ी बात लगती है मन में, एक इतना भावुक हो जाते हैं कई बार हम लोग, और मन दौड़ कर फिर भारत की ओर जाता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश भारत ने हमको बहुत कुछ दिया है, और हमारा अस्तित्व और पहचान भी हमारे देश से ही है। वो हमको हमारे देश भारत से ही मिली है। तो उसके इस उपकार को शिरोधार्य कर हम प्रवासी भारतीयों ने अपना दायित्व तन मन धन से निभाया है। हर क्षेत्र में हमने भारत को ही ध्यान में रखकर अपने कदम उठाए हैं, चाहे वो भारतीय साहित्य हो, संस्कृति हो, कला हो या भाषा हो। हमने उनके प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अध्यात्म और योग के क्षेत्र में भी हमने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हमारा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर इन क्षेत्रों में, तो बड़ा गर्व और प्रसन्नता का अनुभव होता है कि जब हम प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति निष्ठा, समर्पण व प्रतिबद्धता का उचित मूल्यांकन कर भारत की ओर से अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। एक बात निश्चित है कि भले ही हम पर प्रवासी की मोहर लग जाए, भले ही हम कहीं भी रहें, पर भारत हमारे मन में सदैव निवास करता है। 4 पंक्तियां अर्पित करती हूँ, कहती हूँ कि मंदिर सा, देवालय सा, ये देश हमारा है। मंदिर सा, देवालय सा, ये देश हमारा है। करते हैं हम प्यार इसे, ये देश हमारा है। इसकी चौखट पर है माँ की असीम ममता,
इसकी चौखट पर है माँ की असीम ममता, वात्सल्य पिता का और संबंधों की संपदा। ये बहुत एक दुर्लभ चीज है आज के विशेषकर युग में। संबंधों की संपदा आपके पास जो है वो कितना महत्व रखती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो हम प्रवासियों ने अपने देश प्रेम से, अब ये मैं क्या बताऊं, ये तो सब विदित है कि हम प्रवासी भारतीयों ने कितना कुछ किया है। अपने हर रूप में हमने भारत को ही सामने रख करके हमने अपने कार्य करने का प्रयास किया है। तो हम प्रवासियों ने अपने देश प्रेम से भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैलाने का प्रयास किया है। भारतीयता की मशाल सदा प्रज्वलित रखने का हम के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसलिए जब मुझे प्रवासी भारतीय आत्मा की संज्ञा जब कभी दी जाती है तो बहुत गौरव और धन्यता अनुभव करती हूँ। आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम प्रवासी भारतीयों के रहते भारत का भविष्य यहाँ विदेश में बहुत उज्जवल है। प्रवास में भारत का ही वास है, इसकी मैं आपको आश्वस्ति देती हूँ। और तन से न सही पर हमारा मन रूपी परिंदा उड़कर आपके पहुंच चुका है। इस महायज्ञ में, इस महाअनुष्ठान में हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु हम आपके साथ सम्मिलित हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। निशंक जी के प्रयासों के प्रति भी बहुत आभारी हूँ और आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से ये आयोजन हो रहे हैं, अवश्य ये हम लोग हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए भी बहुत गौरव का विषय है। और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार दीदी इतने सुंदर वक्तव्य के लिए। और प्रवास में भी भारत एवं भारतीयता का वास है, तो निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि भारत से बाहर आने के बाद मुझ में ज्यादा देश प्रेम हुआ। तो हम लोग निश्चित रूप से अपनी मातृभूमि को, जननी को हर समय स्मृति में रखते हैं और देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। और उसका प्रभाव हमारे प्रवासी साहित्यकारों के साहित्य में भी परिलक्षित होता है। तो पुनः आपका बहुत बहुत आभार दीदी। हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चलते हैं बैंकॉक, और आदरणीय शिखा रस्तोगी जी से आग्रह करेंगे कि कृपया अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी एंड डॉक्टर शिप्रा जी कि आपने इतने सुंदर मंच से आज मुझे जोड़ा और मुझे अपनी बात कहने के लिए अवसर प्रदान किया। और आज बहुत हर्ष भी हो रहा है कि विश्व के प्रथम लेखक गांव में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव की विचार श्रृंखला में मैं भी आप लोगों के साथ सहभागी बन सकी हूँ। जैसा कि अभी हमारी बहन अनंदा पाटनी जी और आदरणीय मृदुल कीर्ति जी ने कहा कि प्रवास में रहते हुए भी हम भारत से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे आगे केवल एक जो कहते हैं उपनाम लगता है प्रवासी। हम प्रवासी नहीं, जब हम अपने देश में देखते हैं हम देश की मिट्टी से जरूर दूर हैं, लेकिन हमारे अंदर हम अपने आसपास यत्र तत्र देखते हैं तो भारत ही बसा हुआ है। भारतीय अपने साथ भारत की सौंधी मिट्टी की महक तो लाते हैं, साथ ही अपने साथ वहां के तीज त्योहार, वहां के परिधान, वहां का खान पान, भोजन सब लाते हैं। तो मैं आज आपको थाईलैंड ले चलती हूँ और थाईलैंड से मैं आपको बताती हूँ कि थाईलैंड में कैसे भारत बसता है। थाईलैंड में रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि यहाँ भारत केवल एक देश के रूप में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक भावना के रूप में विद्यमान है। कहा जा सकता है कि थाईलैंड में भारत हर जगह है। ऐसा कोई कोना नहीं जहां केवल भारत की छाप ना हो। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, मैं दिवाली की बात करती हूँ जो अभी प्रकाश का पर्व बीता है। दिवाली यहाँ एक जगह नहीं, कई जगह दिवाली मनाई गई और पूरे जोर शोर से मनाई गई। और यहाँ पर एक मिनी भारत है। मिनी भारत के अंदर जो मंच के ऊपर प्रस्तुतियां हुई उसमें कोई भारतीय नहीं था, उसमें थाई लोग थे और थाई लोगों ने भारतीय परिधान पहनकर क्या गुजराती नृत्य किया, क्या भरतनाट्यम किया, क्या कथक किया, क्या पंजाबी भंगड़ा किया।
उन्होंने भारतीय परिधान तो पहना ही, साथ में पूरे जोर शोर के साथ में बॉलीवुड डांस के साथ उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है। ये त्योहार कम से कम 1 हफ्ता चला और 1 हफ्ता सुबह 10 बजे से शुरू होता था और रात के 8 या 9 बजे तक चलता था। ये मार्केट था, बाजार था, उस बाजार के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और पूरी जो भीड़ रहती थी वो भीड़ ज्यादातर थाई लोगों की रहती थी। वहां क्या स्टॉल थी, वहां खान पान की स्टॉल थी, वहां पर परिधानों की स्टॉल थी, ज्वेलरी की स्टॉल थी, क्या चीज भारत की नहीं थी। और वो कौन खरीद रहा था? थाई लोग खरीद रहे थे। तो उसको देखकर ऐसे लगता है कि हम भारत से दूर जरूर हैं। मन में जब मैं आई थाईलैंड, मेरे को 25 साल हो गए रहते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने त्योहारों को भूल जाऊंगी, त्योहारों की वो रौनक महसूस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब यहाँ देखती हूँ कि थाईलैंड के अंदर भी वैसी ही रौनक है जैसी है ना भारत के अंदर हमें बाजारों में दिखाई देती है। जैसे त्योहार में है ना बाजार सज जाते हैं, ऐसे ही थाईलैंड के अंदर बाजार सज जाते हैं। अब हम धर्म और आस्था की दृष्टि से अगर थाईलैंड में देखते हैं तो थाईलैंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन थाईलैंड में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म भी कण कण में समाया हुआ है। यहाँ गणेश जी के इतने विशाल मंदिर हैं जो मैं कह सकती हूँ कि वो विश्व में कहीं नहीं होंगे। इतनी ऊंची ऊंची उनकी प्रतिमाएं हैं। कांसे की इतनी ऊंची प्रतिमा है, 18 मीटर लंबी ऊंची प्रतिमा है जो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। गणेश उत्सव यहाँ इतने जोर शोर से होता है, उसी तरह से 11 दिन का गणेश उत्सव होता है और कई जगह मनाया जाता है। तो गणेश उत्सव की बात करें, इसके साथ देवी है ना दुर्गा अष्टमी जो हमारे 9 दिन के नवरात्रे हैं वो एक जगह नहीं कई मंदिरों में मनाए जाते हैं। यहाँ भारतीय मंदिर इतने सुंदर बने हुए हैं। गीता आश्रम है, आर्य समाज है जिनको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो मैं किस रूप में कहूं कि मैं भारत से दूर हूं, मैं प्रवासी जरूर हूं, लेकिन भारतीय मंदिरों के अंदर वही धर्म आस्था। यहाँ देवी का गणेश 7 दिन के नवरात्रों के अंदर एक जगह है मरियम टेम्पल, तमिल लोगों ने बनाया है। वहां 7 दिन देवी की प्रतिमाएं सजती हैं और वो पूरा एक सिलोम का एरिया है, दोनों साइड से उसे बंद कर दिया जाता है और दोनों साइड जो थाई लोग हैं वो बड़ी बड़ी देवियों की झांकियां सजाते हैं और उसी तरह से नारियल तोड़ते हैं। वहां जोर शोर से देवी की आरती होती है, धूप बत्ती जलाई जाती है। पूरा रात 12-12 1-1 बजे तक थाई लोग इतनी आस्था से करते हैं। तो कहाँ भारत दूर है? भारत यही है, कण कण में समाया और वो थाई लोगों ने अपने अंदर रच बसा लिया है। तो हम तो भारतीय इतना आनंदित होते हैं और वो जब त्योहारों का उत्सव होता है तो वो पूरे भारतीय परिधान से सजे होते हैं, उसी तरह से वो ज्वेलरी पहनते हैं और ऐसा लगता है कि ये थाई नहीं, ये भारतीय ही है। तो धर्म और आस्था की दृष्टि से भी मैं मानती हूं कि थाईलैंड के अंदर भारत बसता है। कला और स्थापत्य में देखूं तो भारत की छवि थाईलैंड के हर कोने में दिखती है। बैंकॉक का एमराल्ड बुद्धा है, अयोध्या में सुकोथाई है और चियांग माई के सुंदर मंदिर हैं। वहां पूरी जो रामांकियन है उनको चितना पेंट के साथ में चित्रित की गई है। वो आज की नहीं है, बहुत सौ पुरानी है, जब सुकोथाई राज्य था यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि रामकियन का पूरा प्रभाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है। रामकियन के साथ में मैं हर बार अपनी वक्तव्य में ये बात जरूर कहती हूँ कि यहाँ जो हमारा राम राज्य थाईलैंड के अंदर आज भी जीवित है, क्योंकि यहाँ राम राजा को राम ही कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे रामा दशम है और रामा दशम की माता जी का अभी स्वर्गवास हुआ है पिछले हफ्ते। तो यहाँ 1 साल का शोक रखा गया है और उनका जो दाह संस्कार किया जाएगा वो 1 वर्ष के बाद किया जाएगा। लेकिन वो परंपरा कैसी रहेगी? संस्कार की जो परंपरा है वो जैसे हमारे भारत में परंपरा है वैसी ही परंपरा यहाँ पर भी दाह संस्कार की परंपरा रहती है। वैसे ही पंडित लोग आते हैं और हमारे पंडित होते हैं, भारतीय पंडित होते हैं जो उनके दाह संस्कार को करते हैं। जब इनका राज सिंहासन का मुकुट का उत्सव होता है उसमें भी भारतीय पंडितों को लिया जाता है। उसी तरह से 7 नदियों का जल उनके अभिषेक के लिए लिया जाता है और उनके अभिषेक से उनका राज सिंहासन पर उन्हें बिठाया जाता है। तो हर जगह थाईलैंड के अंदर भारत समाया हुआ है। भाषा के स्तर पे मैं कहती हूँ कि भाषा में तो बहुत सारे थाई भाषा में ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा से ही लिए गए हैं।
जैसे कि राजा राजा ही है, राजकुमारी राजकुमारी है, विद्यालय विद्यालय है, आचार्य को आचार्य कहा जाता है, धर्म को धमा कहा जाता है, कर्मा है, सुका है, शांति है, एक नगर है, नखोन कहते हैं, प्रथमा प्रथम है। बहुत सारे ऐसे हमारे संस्कृत के शब्द हैं, शब्दावली से लिए गए हैं और वो थाईलैंड के अंदर वैसे ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संस्कृति और परंपराओं में भारतीय झलक सबसे अधिक दिखाई देती है। जैसे त्योहारों की बात कर रही हूँ, संक्रांत त्योहार, हमारी होली मार्च में आती है और यहाँ पर जो होली है वो अप्रैल में आती है। गर्मी का मौसम रहता है और यहाँ ठंडे पानी से वो होली खेली जाती है और साथ में यहाँ एक इतना सुंदर है, हम रंग से होली खेलते हैं, ये मुल्तानी मिट्टी से होली खेलते हैं। इनका मानना है कि अप्रैल का माह सबसे गर्म होता है, तो हमारे शरीर की जो गर्मी है वो मुल्तानी मिट्टी लगाने से कम हो जाती है। तो इनके हर त्योहार के पीछे एक सना वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। ये हम दिवाली मनाते हैं, ये लोय क्रतोंग मनाते हैं जो अभी कल है। यहाँ कल लोय क्रतोंग के अंदर हर नदियों को साफ किया गया है। नदियों से ये क्षमा मांगते हैं कि हम पूरे साल तुम्हें काम में लेते हैं, गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं, तो हे महादेवी, गंगा की तरह ही ये गंगा को स्वयं मानते हैं और उनसे माफी मांगते हुए क्षमा याचना करते हुए उसमें एक क्रतोंग तैयार करते हैं। ये नारियल के जो स्टेम होता है, तना, उससे बनाया जाता है, बोट शेप में होता है और उसको ये पानी के अंदर तैराते हैं, फ्लोट करते हैं और क्षमा याचना करके करते हैं। बहुत सुंदर होता है। जैसे हमारे यहाँ लैल्टेन होती है, आकाश पूरा रंग बिरंगे लैल्टेन से, लाइटों से सजा होता है, ऐसे ही यहाँ कल देखने को मिलेगा। पानी में तो करोड़ों दीपक तैरेंगे ही, साथ में आकाश में भी लैल्टेन बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये जो त्योहार है ये हमें भारत के निकट लेकर आते हैं और एक दूसरे से जोड़ते हैं। वेशभूषा और खान पान की बात करूं तो बहुत कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे हम एक वस्त्र, हमारी भारतीय साड़ी है, हम एक कपड़े में रहती है। यहाँ की साड़ी को इन्होंने 3 रूप में ले लिया है। नीचे साड़ी को बिल्कुल वैसे ही लुंगी की तरह जैसे असम में पहना जाता है वैसे पहनते हैं, लेकिन ऊपर इनका एक वस्त्र रहता है। दूर से आपको देखने को लगेगा कि ये साड़ी ही है। पुरुष परिधान भी जैसे हमारी धोती है ऐसे इनकी धोती है, ऊपर इनके कोट जैसा एक कपड़ा रहता है। जो इनके परिधानों में भी भारतीय समानता है और जो हम लोग बहुत उत्साह के साथ संक्रांत और लोय क्रतोंग के अंदर पहनते हैं। तो इस तरह से मैं थाईलैंड में भारत का संबंध केवल भौगोलिक नहीं बल्कि मैं कहती हूँ कि हृदय और संस्कृति का संबंध है। भारत की आत्मा थाईलैंड की धरती पर आज भी सांस लेती है। यहाँ का हर मंदिर, हर नृत्य, हर शब्द, हर परंपरा भारत की उपस्थिति का प्रमाण है। अंत में मैं ज्यादा समय न लेकर इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि थाईलैंड में अगर मैं भारत की बात करना चाहूं तो भारत यहाँ बहुत बहुत समाया हुआ है हर तरह से, कि भारत सीमाओं से नहीं बंधा, पर जहां भी पहुंचा वहां संस्कृति, शांति और प्रेम के दीप जलाता चला। थाईलैंड में भारत की यह उजली छवि सदैव जीवित रहेगी, क्योंकि यह केवल 2 देशों की नहीं, ये केवल 2 देशों की नहीं बल्कि ये 2 आत्माओं का संगम है। ये 2 आत्माओं का संगम है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार शिखा जी इतने सुंदर उद्बोधन के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सूरीनाम चलते हैं और मैं लैला लाला राम जी से आग्रह करूंगा कृपया अपने वक्तव्य को संक्षेप में 5 मिनट में रखें। अच्छा जी, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद है जी। जो लोग आवाज आ रही है ना? जो आवाज आ रही है जी। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रही हूँ इस कार्यक्रम की थोड़ा सा हम लोग आपस में साझा कर लें। 1 मिनट लैला राम जी 2 मिनट रुकेंगे कृपया। जी जी। विवेक शायद मंच से विवेक जी आशा है आप मुझे सुन पा रहे हैं। Recording stopped. शायद लोग म्यूट हो जाए। Recording in progress. हमारी आवाज जा रही हो तो ऐसा है कि
इस कार्यक्रम की मूलतः इस कार्यक्रम अपना प्रवासी साहित्य पर, परंतु जो चर्चा हमारी हो रही है वो हो रही है विदेशों में भारतीयता की, भारतीय मूल्यों की, हिंदी की, भारतीय भाषाओं की। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। इसकी विशेषता ये है कि हमारे इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी साथी इससे जुड़े हुए हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में है, मेरे पास अभी सूची आई, काफी बड़ी सूची है जो विवेक जी को और शिप्रा शिल्पी जी को जिन्होंने संपर्क किया है। ऐसे में आवश्यक है कि हम 2 से 3 मिनट अधिकतम, सामान्यतः 2 मिनट और अधिक बोलना है तो 3 मिनट, ये हम समय सीमा तय करें कि हम इस समय सीमा में अपनी शुभकामनाएं, अपने विचारों की कोई सूत्रों में विचार, ये अगर हम दे सकें। और ये हमारे बीच में देहरादून में हमारे देश विदेश के जो साहित्यकार आए हुए हैं, यहाँ पर लेखक आए हुए हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं। और बाद में मैं विवेक मणि जी से और शिप्रा जी से अनुरोध करूंगा कि सभी जो लोग जुड़े हुए हैं वे लोग कृपया 2 से 3 मिनट में अपनी टिप्पणी भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं। जरूरी नहीं सब बातों पर कहना है, और सबने सब बातों पर कहेंगे तो फिर ये सुबह तक चलेगा ये सत्र। तो इसलिए संक्षेप में, सूत्रों में हम लोग बात करें। और अभी के यहाँ के लिए संचालन के लिए मैं रवि जी को अनुरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। मैं अमेरिका से आदरणीय कविता जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय कविता मैम। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। ऑनलाइन है उन्हें, ऑनलाइन है उन्हें, ऑनलाइन है। Recording stopped. जब हम विदेश में भारत की बात करते हैं तो हमें पहले यह समझ लेना चाहिए कि भारत किस अवधारणा का नाम, भारत है क्या। क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि सभी समझते हैं कि भारतीय कपड़े पहन लिए, साड़ियां पहन ली, भारतीय गहने पहन लिए, भारतीय खाना बना लिया, हाँ, भारतीय बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग पर नाच लिए और त्योहारों के नाम पर इकट्ठे हो गए और हो गया भारत। नहीं, भारत एक इतना विशाल देश, इतनी प्राचीन परंपरा, इतना लंबा चौड़ा इतिहास, इतने नायक जिन्होंने देश के लिए काम करने वाले नायक अलग, संस्कृति के लिए वांग्मय पर काम करने वाली आर्ष परंपरा, हम सब भूल जाते हैं। हम मिलते हैं, खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट करने का भी हमारे तरीके आप जानते हैं क्या, और हम समझते हैं कि भारत विदेशों में जीवित है। तो यह बड़ी विचित्र परिस्थिति है। मैं विचित्र नकारात्मक अर्थ में कह रही हूँ यहाँ। तो भारत को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत है क्या। तो मैं कहूँगी यदि भारत की आज की परिस्थिति में सबसे बड़ी बात कहें कि भारत को हम कैसे विदेशों में जीवित रख सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी कौटुंबिकता, पारिवारिकता का संस्कार। आज अमेरिका के आंकड़े जब गिनाए जाते हैं, सबसे अधिक कमाने वाला वर्ग कौन सा है, तो भारतीयों की बात। और हर साल ये आंकड़े गिनाए जा रहे थे, भारतीय सबसे अधिक कमाते हैं, भारतीय सबसे अधिक कमाते हैं। पिछले 3 साल पहले उन्होंने इससे थोड़ा आगे बढ़े और कहा भारतीय सबसे अधिक क्यों कमाते हैं। तो उन्होंने इसका विश्लेषण किया और यह पाया कि इसका सूत्र उनके रहन सहन, खान पान और संस्कारों में है। तब उन्होंने आगे जानने की कोशिश की, ये विदेशियों ने जानने की कोशिश की, हमने नहीं, कि वे क्या संस्कार हैं जिसके कारण वे ऐसे हैं। तो उनकी कौटुंबिकता का संस्कार है कि आप बच्चा 30 वर्ष का भी हो जाए तो भारतीय परिवारों की एक विशेष मानसिकता है कि माता पिता सदा पीछे खड़े रहते हैं कि बेटा तुझे जो भी करना है तो कर, हम सदा तुम्हारे साथ हैं। और देखिए, जब विदेश अमेरिका में या ब्रिटेन में बैठे हुए बच्चों की संतान होती है, भारत से माता पिता आते हैं, 6-6 महीना उनको सहयोग करते हैं। यह संस्कार विशेष है। और हमारी जो पीढ़ी अमेरिका में पल रही है, क्योंकि उनके पास परिवार का कोई संस्कार नहीं, क्योंकि वे जिस समाज में रहते हैं वहां जिस प्रकार परिवार छीज रहे हैं, वही स्थिति वे देखते हैं, वही संस्कार वे लेते हैं और वैसे ही उनके परिवार बनेंगे। तो अभी हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो भारतीय परिवारों के बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य देशों में रहते हैं,
वे अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और उनके संस्कारों को सुरक्षित रख सकें। यह है मूल भारतीयता का तत्व, जिसे बचाना बहुत अनिवार्य है और जो निरंतर खो रहा है। यही हमारी चिंता है। अन्यथा हमारे बच्चे भी टूटे हुए परिवारों की उपज, ड्रग्स में गए हुए बच्चे, विवाह टूट रहे हैं, बच्चे अनाथ आश्रमों में पल रहे हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रहे हैं। यही दिन हमारे परिवार भी विदेशों में बसे हुए देखेंगे। तो यदि भारत को जीवित रखना है विदेशों में, हमें अपने परिवारों को बचाना होगा और इसके लिए एक ही चीज काम कर सकती है, अनकंडीशनल लव। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। माँ को देवता बनना होगा, पिता को देवता बनना होगा, आचार्य को देवता बनना होगा। और देवत्व आता है जब आप अनकंडीशनली किसी को देते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दैट इज द डिवाइन क्वालिटी वी नीड इन एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। Recording in संस्कार से ही progress. भारत आगे बढ़ सकता है। अब मैं इसी क्रम के अगली कड़ी में मैं जापान से रमा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार हमसे साझा करें। नमस्कार। कविता दीदी ने बहुत अच्छा बताया और संस्कारों के लिए तो भारत विशेष पहचान है भारत की, क्योंकि वाकई जो भारत के पास संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो विदेशियों के पास नहीं है। और इसीलिए वो पढ़ने के लिए हमारे देश में आते हैं, वो हमारी संस्कृति जानने के लिए, हमारे संस्कार सीखने के लिए। क्योंकि वहां पे भी अब जापान में देखिए तो बच्चा 16 साल का होता है तो वो अपने आप कमाता है, अपनी पढ़ाई का खुद ही खर्चा उठाता है। लेकिन जब उनको वो हमारे जॉइंट फैमिलीज को देखते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं कि सब लोग मामा भाई चाचा दादा दादी के साथ कैसे रहते हैं। तो ये संस्कार भारत के हैं, जो पहचान है। जब जापान में सुनामी आई थी तो मुझे याद है अब भी, वो बड़ा ही बुरा समय था। तो मैं अपने बेटे के साथ वहाँ चिकन करी वगैरह तो खाते हैं, तो मैं चिकन करी राइस बना के ले जाते थे हम, और वहाँ जितने जापानी हैं सबको खाना खिलाना। इसलिए मुझे जापानी सरकार से अवार्ड भी मिला था। लेकिन उन्होंने बहुत माना कि ये भारत के संस्कार कितने अच्छे हैं कि वो अपनी जेब से खर्च के विदेशियों को खाना खिला रहे हैं। और ये संस्कार, ये ही हमें धरोहर आगे बढ़ानी है। क्योंकि वाकई ऐसा समय चल रहा है जब, क्योंकि प्रवास में जो रह रहे हैं हमने वहां पे भारत को बचाना है और बचा भी रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे अब हिंदी बोलते हैं, कारण हम घर में हिंदी बोलेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे, रहने दो फालतू हमारे की बात बच्चे करते सीखेंगे, वो हमारे संस्कार अपनाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने संस्कारों को अपने तरफ से आगे अपने बच्चों को देने हैं। और हमारे आसपास जो विदेशी हैं वो हमें देख के ही सीख रहे हैं। वो उनको इतने, वो भारत से किसी भी, आप अमेरिका में पूछिए, कनाडा में जाइए, यूरोप में जाइए, मैं जापान का भी बता रही हूँ, सबको भारत इतना पसंद है। कहते हैं भारत सबके दिलों में रहता है। खाना वो भारतीय पसंद करते हैं, अपना खाना छोड़ के वो इंडियन, मेरे हस्बैंड के रेस्टोरेंट है तो वो वहां पे आते हैं इंडियन खाना खाने। मेरे को NHK टीवी पे कितनी बार बुलाया गया कि हमें भारत का खाना सिखाइए और वहां पे हमें भारतीय मूल्यों को बताइए। तो वहां जाके मैं टीवी पे बता रही हूँ, मैं जैसे अगर हिंदी में बोल रही हूँ तो मेरे साथ एक इंटरप्रेटर रखा गया जो जापानीज में सारा ट्रांसलेट कर रहा था, क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा अच्छा बता पा रही थी। तो उन्होंने इतना अच्छा, कितनी बार मेरे को टीवी पे बताना पड़ा। तो सबसे पहले हमें अपने मूल्यों को जानना है, उनको उनको संभालना है, तभी भारत प्रवास में जी सकेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं दीप्ति मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी विचार रखें। मंच को नमन करते हुए मैं सीधे सीधे अपनी बात पर आती हूँ, समय बहुत कम है। मेरा बात है कि भारत से बाहर, वैसे तो मैं खांटी भारतीय हूँ, पर भारत से बाहर रहने का बहुत मौका मिला है। शोध के सिलसिले में मैं ट्रिनिडाड, सूरीनाम, गयाना, मॉरिशस, अधिकतर देशों में गई हूँ। लंदन और अमेरिका में मेरी बेटियां रहती, इसलिए मेरा जाना आना होता रहता है। तो मैं अपने 2-3 अनुभव छोटे छोटे शेयर कर लेती हूँ।
एक बार बॉस्टन में जब मेरी बेटी पढ़ रही थी तो -18 डिग्री टेम्परेचर था, और वो जो वहाँ मोनोरेल चलती हैं, और मैं उनको, वो सामने से ट्रेन आ रही थी और जाके वहाँ वेट, मतलब जा रही थी उसको पकड़ने के लिए, तो ट्रेन चलने वाली थी, तो वहाँ जो ड्राइवर भैया थे वो ब्लैक थे, अफ्रीकन थे। उन्होंने रोक लिया और मैं ट्रेन में चढ़ी, तो उन्होंने कहा नमस्ते। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा मुझे हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, इंग्लिश में बोला कि हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, इसलिए मैं, और आप भारत से दिख रही हैं, भारत से हैं, तो बड़ी अच्छी फील सी आई। इसी तरह से एक बार लंदन में एक जगह बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई थी, तो वहाँ गांधी जी के स्टैचू के पास जाके मैं बैठी, तो दो गोरी लेडीज बैठी हुई थी। तो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये गोरे हैं और इन्हें इंग्लिश आती होगी, तो मैंने उन्हें कुछ विश किया, तो शी सेड नो इंग्लिश, वी आर फ्रेंच। और तो मुझे कहा इंडिया, मैंने कहा यस, लैंड ऑफ गांधी, यस, कैन आई हग यू। मतलब मुझे इतनी अच्छी फील आई कि वे गांधी जी, मैं लैंड ऑफ गांधी हूँ, तो वो मेरे को हक करके, वो मुझे हक नहीं कर रही है, वो गांधी जी को फील करना चाह रही हैं। तो बहुत अच्छा इस तरह से हुआ। इसी तरह से ट्रिनिडाड सूरीनाम में जब मैं अपनी उसके लिए गई, तो रिचमंड हिल, न्यूयॉर्क में रिचमंड हिल एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे गयाना और ट्रिनिडाड के लोग रहते हैं। तो मैं अपने एक मित्र के घर गई, तो उन्होंने बताया कि उनके आजा जब ट्रिनिडाड गए, गयाना गए थे, तो वो रामायण का गुटका अपने साथ ले गए थे, और वो ओरिजिनल उनके पास है। मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आज मैंने मछली खाई है, तो मैं मंदिर में नहीं जा पाऊंगा अपने घर के, तो आप मंदिर में जाएं और आप देखें। देखिए ये संस्कार जो वो 150-200 साल पहले वो लोग गए थे, और वो वहाँ गयाना में रहे, फिर वो अब न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, लेकिन उनके ये संस्कार चल रहे हैं, और हम भारत में रहकर उन संस्कारों को इतना अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सारे अनुभव है मेरे पास, फिर कभी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यही है कि छोटी छोटी बातों द्वारा जो है बड़ी बड़ी बातें। मैं इसी क्रम में मैं मधु खन्ना मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार हमसे साझा करें। मंच को सादर प्रणाम करते हुए मैं अति शीघ्रता से और बहुत ही शीघ्रता से आपका अधिक समय नहीं लूंगी और अनिल जी की आज्ञा मानती हूँ। ऐसे कहना अतिशोक्ति लगती है, किंतु मैं कला, साहित्य और संस्कृति का आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलियन इंडियन टाइम्स के अखबार में, इंग्लिश के अखबार के अंदर हमें 2 पेज दिए जाते हैं, जिसमें हम हिंदी के लेख वहाँ पर अपने जो भी हमारे विचार हैं अपनी संस्कृति के, त्योहारों के, उनके बारे में हम वहाँ पे करते हैं। मोदी जी जब सिडनी में आए तो उन्होंने कहा कि ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास बनेगा, अभी जिसे 6-7 महीने ही हुए हैं, और मैं वहाँ पिछले कई वर्षों से, जब भारतीय दूतावास नहीं बना हुआ था, तब भी मन से, धन से और तन से विश्व हिंदी दिवस का भव्य आयोजन करती रही हूँ। इसके अलावा वहाँ की लाइब्रेरीज के अंदर और काउंसिल के साथ, ऑस्ट्रेलियन इंडियन के काउंसिल के साथ मैंने वहाँ पे जो हमारी रंगोली है, यदि आप देख सकें, खैर आपको शायद दिखाई ना दे, रंगोली का सरकार ने वहाँ पे 2 बिलियन के करीब पैसे डॉलर्स लगा के रंगोली के बहुत बड़े शेड्स बनाए वहाँ पे। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने रंगोली के रंग धरा से उठकर नभ पर आए हैं। तो वो जो भावना है उसको मैं आपके सामने किस तरह से रखूं। और रंगोली के अलावा वहाँ पर भारतीय कला, लिप्पन, वारली और वहाँ के गोरे बच्चों को दिए सिखाना, हम जोत कैसे जलाते हैं, वह सब उन्हें लाइब्रेरी की वर्कशॉप्स में भी अनेक वर्षों से सिखाती आ रही हूँ। तो यदि हम अपने आप को सहेज के रखेंगे और अपने बच्चों के साथ साथ गोरे बच्चों को भी सिखाएंगे, तो उनमें एक आकर्षण होगा हमारी भारतीय सभ्यता को, हमारे इतिहास को जानने का। धन्यवाद।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जो है अतिला मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और भारत के संदर्भ में अपने विचार हमसे साझा करें। प्रणाम मंच को, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। मैं अतिला हूँ, श्रीलंका से हूँ और भारतीय ना होते हुए भी भारतीय महसूस करती हूँ। मैं शायद मैं एक जीवंत उदाहरण हूँ इसके लिए। भारत में श्रीलंका में रहते हुए, मातृभूमि श्रीलंका होते हुए भी मेरा मन भारत में बसता है। तो अक्सर जो आकर्षण भारत से है वो बॉलीवुड गीतों का हो, बॉलीवुड फिल्मों का हो, या तो भारतीय पहनावा, भोजन, ये सब हमें आकर्षित करते ही हैं भारत की ओर। और भारत तो हमेशा हमारा गुरुदेश रहा है। तो भारत के प्रति सम्मान के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, श्रीलंका में तो भारत के प्रति जो सम्मान है, श्रद्धा है, इसके प्रति जो आकर्षण है वो हमेशा वहाँ के लोगों में है। तो मैं वहाँ पे 25 साल से हिंदी सिखा रही हूँ और वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं एक छोटा सा भारत श्रीलंका में वहाँ के लोगों को दिखाएं और वे लोग महसूस करें श्रीलंका में रहकर भारत में जो महानता है वो तो पूरी तरह से तो वहाँ रह के हम दिखा नहीं सकते। तो इसीलिए तो श्रीलंका में रहते हुए भी अक्सर भारत आने का जो खिंचाव है, अक्सर भारत में आने का मन करता है मुझे भी। तो ये बताना चाहती हूँ, श्रीलंका में भारत बसता है और श्रीलंका में भारत के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा इसी तरह से बनाए रखने के लिए एक समन्वय के रूप में, सेतु के रूप में मैं काम कर रही हूँ और करती रहूंगी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सभी को यहाँ पे देखते हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिला मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में मैं आदरणीय अनूप भार्गव सर से सादर आग्रह करता हूं कि वो आए और हमसे अपना विचार साझा करें। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। बहुत से मित्रों को यहाँ पर ऑनलाइन और प्रत्यक्ष में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहूँगा, 2 मिनट का समय। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि विदेश में भारतीयता की बात हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी क्यों है, और उसका एक सरल सा उत्तर है कि जब हम भारत में होते हैं तो संस्कृति, भाषा और धर्म हमारे चारों तरफ अपने आप होता है। हमें उससे जुड़े रहने के लिए कोई सजग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम भारत से बाहर आते हैं तब हमें संस्कृति से, धर्म से, अपनी सभ्यता से जुड़े रहने के लिए सजग प्रयास की जरूरत है, और भाषा जो है वो हमें उन तक लेके जाती है ना। एक तो बस ये बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इस लेखक गांव के बारे में जिसकी चर्चा अभी तक ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैं उसके बारे में जो अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उसके लिए सिर्फ 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आ रही हैं आदरणीय कुंवर बेचैन जी की, कि किसी भी काम को करने से पहले चाहें आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो पहले बाहें आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, कि मंजिल बाद में आती है, पहले राहें आती हैं। तो हम उस राह पे चल पड़े हैं जिसकी मंजिल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, और वो एक सुखद पड़ाव होगा
आइए हम लोग संकल्प लें कि जिस ईमानदारी से निशंक जी ने इस प्रयास को शुरू किया है, हम उसे पूरी तरह ईमानदारी से निभा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं भारतीयता और भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा के विद्वान आदरणीय जवाहर कर्नावट सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 से 3 मिनट में अपने विचार हमसे साझा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सर। बहुत धन्यवाद। और जो हम भारत में हैं, भारत के बाहर पूरे विश्व से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको अभिवादन करता हूं। और मैं यहाँ पर एक श्रोता के रूप में आया था, लेकिन मुझे बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं देख रहा था कि विश्व के 209 देशों में 3,54,00,000 भारतीय बसे हुए हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या है कि जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। और इन सब के माध्यम से अगर हमारी भाषाओं का और हमारी संस्कृति का संरक्षण होता है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगभग 40 देशों में जाने का अवसर मिला है और मैंने इन सब जगह पाया है कि भारतीयता, भारतीय संस्कृति और हमारी भाषाओं के प्रति सब में कितना अगाध प्रेम है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हम कम से कम कुछ देश ऐसे भी वहाँ देखने को मिले कि हम वहाँ पर भी भाषाओं के नाम पर विभाजित हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अगर हम भारत के बाहर हैं तो वहाँ पर भारतीयता ही हमारी पहचान बने। और ख़ासकर मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पर हिंदी शिक्षण की बात होती है तो वहाँ पर कहा था कि मैं तो पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, तो वहाँ पर वो संख्या कम हो जाती है, तो सरकारी स्तर पर हिंदी की शिक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसा बहुत सी जगह हमें देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद पूरे विश्व में जो भारतीयता, भारतीय संस्कृति, जो भाषा फैली हुई है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए गौरव का विषय है। और जितने प्रवासी भारतीय हैं उससे भारत का विश्व में गौरव बढ़ता है, ऐसा मानता हूँ। और निश्चित रूप से जब मैंने पाया है कि अभी मैं ट्रिनिडाद टोबैगो गया तो मैंने देखा वहाँ भारतीयता कितनी मौजूद है, लोगों में कितना सम्मान है भारतीय संस्कृति के प्रति। ऐसे ही सूरीनाम में अभी गया, देखा। और हमारे भारतीय जिस तरह अपने श्रम के लिए, अपने ज्ञान के लिए और अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गौरव आप सबके सहयोग से जो विश्व भर में फैले हुए हैं बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीयता के बारे में, भारतीयता को बचाने के बारे में जो आपने बात कही है वह बहुत ही समझने लायक है और विचारार्थ है। इसी की अगली कड़ी में मैं जो है इंद्रजीत सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के अपने विचार हमसे साझा करें, क्योंकि वो पूरे विश्व में हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनका अपना एक अनुभव है, आकर के वो हमसे अपना अनुभव साझा करें। आदरणीय सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। जहाँ तक हमारे कल्चर का, भारतीयता का सवाल है, मेरे को लगभग 50 साल हो गए हैं इंग्लैंड और अमेरिका में रहते हुए। तो मैंने ये महसूस किया है कि लोग हमें बहुत आदर भाव से देखते हैं और सम्मान देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम लोग ईमानदार हैं और ऐसे देश से आए हैं जहाँ से हम एक रिच संस्कृति को लिए हुए हैं। तो मेरे साथ ऐसे बहुत अनुभव हुए। मुझे ध्यान आ रहा है कि इतने सालों में मेरे अटैची कभी कस्टम में खुले नहीं, क्योंकि कपड़े वगैरह लेकर ही हम यहाँ से जाते हैं। तो लेकिन एक बार मेरे को बोला गया कि आप अपने अटैची चेक करवाओ। तो मैं जब चेक करवाने के लिए गया तो वहाँ एक एजेड लेडी थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे बोली अपनी माता पिता को मिल के आ रहा है, और मेरे सिर पर उसने हाथ फेरा और बोली जाओ। तो मेरे को वो दिन भूल नहीं रहा कि हम लोगों की मदद वो आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों ने विश्व में अपनी अलग पहचान बना रखी है। लोग हमें बहुत ही आदर भाव से देखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री अनिल जोशी जी, पूर्व उपाध्यक्ष हिंदी शिक्षण मंडल भारत सरकार को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए
और अपने विचार हिंदी के बारे में और भारतीयता के बारे में साझा करें, आदरणीय सर। ये बहुत ही आनंद की बात है कि यहाँ तो जो देहरादून में जो हमारे साथी आए हुए हैं, कई देशों से लोग आए हुए हैं, आज बड़ा अच्छा एक सत्र हुआ वैश्विक स्तर पर हिंदी के बारे में। और ये जो दूसरा सत्र ऑनलाइन हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि शिप्रा शिल्पी जी ने और विवेक मणि त्रिपाठी जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी साथी इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के तो चेहरे भी देखे, डॉक्टर मधुल कीर्ति जी हैं, इतना सुंदर व्याख्यान सुनने को मिला उनका, शिखा जी ने बोला, पुष्पिता जी जो हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि देश विदेश के बड़े अच्छे रचनाकार जुड़े हुए हैं। हम सब उनको सुनने को और उनके दृष्टि को जानने के लिए उत्सुक हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो हमारा आज हम लेखक ग्राम में हैं, अनूप जी ने उसका उल्लेख भी किया, तो लेखक ग्राम बहुत ही कहना चाहिए एक यूनिक, एक अलग, एक विशिष्ट संकल्पना है। आप लोगों को जो चित्र दिखेंगे इस समय भी, जैसे आप अगर जिस सभागार में हम बाहर जाकर देखेंगे तो आप दिवाली जैसे लगेगी आप, कि कहीं मंदिर है, कहीं ऑडिटोरियम है, कहीं पुस्तकालय है, कहीं खाने का स्थान है, कहीं कुटीर है, कहीं निवास है। तो इतना सुंदर इसको बनाया गया है। तो ये अपने आप में हिंदी की दृष्टि से ऐसी कोई संकल्पना की जाए तो डॉक्टर निशंक जी का बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही हमको ये भी जानना चाहिए कि इस समय हिंदी को लेकर ऐसे ही कई और प्रयत्न भी हो रहे हैं। अभी हमारे जवाहर जी बोलकर गए हैं, विश्व रंग में 27 से 30 तारीख तक भोपाल में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें बड़ी संख्या में बहुत सारे देशों के लोग भाग ले रहे हैं, और देश विदेश के रचनाकार और लेखक भाग ले रहे हैं। तो ये भी एक, मैं तो सब प्रयासों को एक कड़ी में ही मानता हूँ। आज ये प्रयास हो रहा है, इसके 20-25 दिन बाद दूसरा प्रयास हो रहा है, और एक प्रयास जिसमें मैं विशेष रूप से जिसमें जुड़ा हुआ हूँ और जिसकी धुरी हूँ, वो है दिल्ली में हम लोग 8, 9, 10, 11 जनवरी को हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन। उसमें भी आप सब आमंत्रित हैं, देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 100 से ज़्यादा विदेशों के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे, और युवाओं पर, प्रौद्योगिकी पर, प्रवासी लेखकों की रचनाओं पर, उसके नाट्य प्रस्तुति पर, उनकी फिल्मों पर, रील्स पर, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर उसमें बातचीत होगी। तो आप सब लोग उसके लिए आमंत्रित हैं। जहाँ तक भारत और प्रवासी जगत की बात है, तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत और भारतीय एक सक्सेस स्टोरी बन गया। अभी दीप्ति जी बता रही थी कि बोस्टन में कोई मिला तो उसने क्या कहा, अगर किसी और स्थान पर कोई मिला तो ये जो एक भारत के बारे में एक ये भाव पहले नहीं था। ये लगातार जो भारतीय ना जिस तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भारत एक सक्सेस स्टोरी है तो लोग उसको समझना भी चाहते हैं। तो उस स्टोरी के, उस कहानी के कुछ आयाम हम समझ सकते हैं कि हमारे मित्रों ने एक एक करके बताए, और आगे भी आने वाले समय में हम आज उन मित्रों से, अपने प्रवासी रचनाकारों से वो सुनेंगे ही। मैं समझता हूँ कि अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जो हमारे कई मित्रों ने सांकेतिक रूप में वही बात कही कि गर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। गर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत बस एक देश नहीं है, भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो हंसता है। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। अब जब दुनिया एक ग्राम है, यही अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान जगा बाहों में भर, जिस भारत को ढूंढ रहे हो 7 समंदर पार कहाँ है। तुम हो जहां भारत भी वहां है, तुम हो जहां भारत भी वहां है।
धन्यवाद। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ग्वांगतोंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक मर त्रिपाठी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रोफेसर विवेक मर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत आभार रवि सर। हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं और जैसा कि विदित है हम लोग अपनी बात को संक्षेप में ही 2-3 मिनट में रखेंगे। आदरणीय लैला लाला राम जी सूरीनाम से आपका स्वागत है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग के जो इस मंच पे मुझे मौका दिए हैं। जैसे आपको मालूम है तो भारत से 152 साल हो गए हैं कि यहाँ पर सूरीनाम में भारत से लोग लाए गए थे। हम लोग यहाँ पर आज 7 पीढ़ी हो गए हैं यहाँ पर हम लोग के रहते हुए, और हम लोग के पूर्वज बहुत मेहनत किए हैं। उन लोग ने हम लोग का कुछ बना दिया है। 7 पीढ़ी है, बहुत हर एक क्षेत्र पे ये लोग कार्यरत है। शिक्षक से लेकर के राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। हमारे धर्म में, हमारे सूरीनाम में भी धर्म के बहुत ध्यान दिया जाता है उन पर। गांव गांव में जहाँ हिंदुस्तानी लोग रहते हैं मंदिर है। आर्य समाज के सनातन धर्म के सभी पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी आदि सब कुछ यहाँ पर मनाए जाते हैं। होली और दिवाली यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस है और छुट्टी का दिवस होता है। ये तो बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए। और यहाँ पर सरनाम में हम लोग सरनामी बोलते हैं। दक्ष राष्ट्र भाषा है, पर हिंदी की शिक्षा भी दी जाती है। आने वाले जनवरी में यहाँ पर सर्वदेशिक परीक्षा ली जाएगी सूरीनाम हिंदी परिषद द्वारा, और इसमें 100 के तादाद में लोग भाग लेंगे। यह एक बहुजातीय देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। 22 भाषाएं यहाँ बोली जाती है, फिर भी हम लोग अपने भाषा, अपने धर्म, संस्कृति को इसी में भी बचा के रखे हैं। नृत्य की शिक्षा दी जाती है, योग की शिक्षा दी जाती है। बैठक गाना यहाँ बहुत प्रचलित है। यहाँ पर रेडियो स्टेशन है, 10 रेडियो स्टेशन के मालिक तो ये हिंदुस्तानी के हाथ में है। 12 टेलीविजन स्टेशन है जिसमें हिंदुस्तानी मालिक है भी। हम लोग बॉलीवुड फिल्म्स, सीरियल आदि सब कुछ धार्मिक संदेश पाते हैं। EBC को यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं, इंडियन आइडल को भी, सब कुछ हम लोग के देखने को मिलता है। हम लोग के बहुत अच्छा लगता है ये सब। छोटे में बता दें कि यहाँ पर हम लोग 7 पीढ़ी होकर के भी हम लोग सब कुछ सुरक्षित रखने की कोशिश किए हैं। यही मेरे छोटे में है ये संदेश सुनने के लिए सूरीनाम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग आगे चलते हैं। कतर से आदरणीय शालिनी वर्मा जी से आग्रह करते हैं। धन्यवाद विवेक जी। और सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर निशंक जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक लेखक गांव की संकल्पना सच में एक अद्भुत प्रयास है, और मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला था 2-3 महीने पहले और आने के लिए। लेकिन कहते हैं ईश्वर की कृपा की जब होना होता है वो होता है। तो संक्षिप्त में बस ऐसा कहना चाहूंगी कि मैं खाड़ी देश कतर में रहती हूँ, जहाँ भारतीय यहाँ के स्थानीय निवासियों से ज्यादा रहते हैं, यानी कि उनसे दुगनी संख्या में रहते हैं। तो भारतीयता, क्योंकि आप सब प्रवासी हैं, अच्छे से अपने देशों की भारतीयों को अच्छे से जानते हैं, उस विषय में अधिक नहीं कहूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी, हम भारतीयों को अरबी में वो हिंदी कहते हैं। तो हमारी पहचान, हमारा नाम हिंदी है उनके लिए, जिसे हम इंडियन आजकल कहते हैं, तो वो हमें हिंदी के नाम से जानते हैं। तो सोचिए, जिस देश की, जिन भारतीयों की पहचान हिंदी से है, उस भाषा को क्योंकि हिंदी मेरी भाषा है, तो खुशी होती है कि वो हमें हिंदी के नाम से जानते हैं। और भारतीयों के बारे में इतना कहूंगी कि भारतीय मनुष्य का घर केवल भौगोलिक स्थानों से नहीं होता, उसके भावनाओं के संसार से होता है। तो प्रवासी अपने देश से दूर जरूर आ जाते हैं, लेकिन वो भारतीयता, वो संस्कृति की पहचान अपने साथ लेके आ जाते हैं। जैसे एक स्त्री जब एक घर से दूसरे घर जाती है तो अपने विचार, अपने घर की संस्कृति वहां ले जाती है। वही हम भारतीय काम कर रहे हैं, पूरे देश में अपने भारत के प्रचार को दूसरे देशों में कर रहे हैं। और यहाँ के बारे में एक बात बताना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि कतर में बहुत सारे भारतीय रहते हैं। मूल रूप से जो कतरी हैं वो 4 लाख होंगे, भारतीय 8 लाख के करीब होंगे। और अगर पूरे खाड़ी देशों की बात करूं गल्फ में, तो शायद 94-95 लाख से ज्यादा भारतीय जो रहते हैं। और हिंदी का प्रयोग, हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी शिक्षिका हूं,
18 सालों से हिंदी पढ़ाती हूँ, तो उसके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, केवल भारतीय नहीं, जितने एशियन हैं वो हिंदी के माध्यम से यहाँ जुड़ जाते हैं। चाहे हम अफगानियों की बात करें, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, या और भी आसपास के जितने देश हैं, इसलिए यहाँ पे कम से कम 7 हिंदी रेडियो चैनल है और हिंदी रेडियो, उर्दू रेडियो चैनल है, और उनके माध्यम से वो केवल भारतीय संगीत नहीं सुनते, उसके बारे में उनको जानकारी, कहते हैं ना, जुड़ जाते हैं आप संगीत के माध्यम से। तो वो भी एक बड़ा अच्छा लगता है कि भारतीय संगीत से केवल भारतीय नहीं, बाकी अलग देशों के लोग भी जुड़े हुए हैं। और प्रवासी साहित्य पर यहाँ पर भी बहुत कार्य हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ, मेरी बहन डॉक्टर मीनू भी है कतर से, तो अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा लगता है जो भारतीय अपने दूर देश से दूर आके जो हम कर पाते हैं, अपने साथ जो अपना सृजन की शक्ति लेकर आए हैं। एक प्रवासी साहित्य के बारे में मुझे जो लगता है कि हम भारत के बारे में जो हम लिखते हैं वो कतर में या फिर अपने जिस देश में वहां पहुंचा सकते हैं, और देश में हम रह रहे हैं वहां की बातें साहित्य के माध्यम से भारत में और दूसरे देशों में पहुंचा सकते हैं। तो ये आदान प्रदान संस्कृति का, साहित्य का, संस्कृति का प्रवासियों के माध्यम से हो रहा है। और मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ स्पर्श हिमालय फाउंडेशन को, जो एक इन्होंने सार्थक प्रयास किया है। और अपनी ओर से पुनः धन्यवाद, और आप सभी रचनाकारों का धन्यवाद, आपने मुझे सुना और अवसर दिया। विवेक जी, नमस्कार। बहुत बहुत आभार शालिनी जी आपका। हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मीरा सिंह जी से निवेदन करते हैं। डॉक्टर मीरा सिंह जी। एक जी, थोड़ी आवाज आपकी कम मुझे सुनाई दे रही है। जी दीदी कृपया आपको सुनना चाहेंगे हम। माइक ऑफ हो गया उनका। दीदी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें। मीरा जी का माइक जो है, हाँ अब ठीक है। नहीं वो कर्सर के पास, इसलिए मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। और बहुत सौभाग्य की बात है कि निशंक जी के माध्यम से ही हम सभी प्रवासी आज एक मंच पर, सभी प्रबुद्ध प्रवासी एक मंच पर, हमारी मृदुल कीर्ति जी भी दिख रही हैं और बहुत आनंद आ रहा है दूर से ही देख करके। और बहुत दिनों के बाद अवस्थी जी मिल रही हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा, किसी काम के लिए मैंने कभी उनको याद भी किया था, किसी काम नहीं, क्योंकि आज का प्रसंग है प्रवासी साहित्य और प्रवासी साहित्यकार और उनके कार्य। अगर कहा जाए कि क्या कर रहे हैं विदेशों में प्रवास में, तो उस पे ही अभी 410 पेज का या उससे भी ज्यादा कहा जाए तो एक संकलन मैंने तैयार किया, जिसमें लगभग सभी जो लोग यहाँ हैं उनका जीवनी लिख रही थी। लेकिन जीवनी लिखते लिखते जो वहाँ प्रवासियों ने 2008 के दशक के पहले काम करके कैसे हिंदी को आज इस अवस्था में पहुंचाया है, ये उनके आत्मकथा या जीवनी के माध्यम से ही मुझे वहां एक तरह से प्रस्फुटित होने लगा, दिखाई देने लगा। और तब मेरे मन में ये विचार आया, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण, कि क्यों न विदेश में हिंदी का उद्भव और विकास इस रूप में भी इसको ढाल दिया जाए। और वह काम, मैं साहित्यिक चर्चा पर ही आ गई, वह काम बड़ी सतर्कता से और इतनी गहराई में घुसने का मुझे मौका दे दिया कि जो थोड़ा भी किए उन्हीं के कारण, जैसे आज बात हो रही कि हम भारत के जड़ से जुड़े हैं, इसलिए विदेश में हम हिंदी और भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वहां फैला रहे हैं, चाहे योग के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से या घरों में रीत परंपरा, तीज त्योहार और अपने धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से। मैं तो ये देखती हूँ, बड़ी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारत की एक ऐसी बेटी निकली जो विश्व के कम से कम 15 से भी 20 देशों में रहने का सौभाग्य मिला। केवल रह लेना मात्र शायद एक साहित्यकार के लिए कुछ नहीं होता है, जब तक कि वे अपनी संवेदना को किसी न किसी रूप में उजागर नहीं कर लेता है, वहां फैला नहीं देता है। और कतार से मेरी बहन जुड़ी हुई है, वर्मा जी। मैं सूडान में लगभग 3-4 महीने रही हूँ, क्योंकि 3 वर्ष तक वहां मेरे मिस्टर थे। तो सूडान में हिंदी तो लोग बोल लेते थे, लेकिन डर के मारे
हमारी संस्कृत का मतलब ONGC एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, इसलिए वहाँ जो उच्चायुक्त के लोग होते थे वहाँ वो तीज त्योहार मनाने के लिए बाउंड्री बड़ी सी थी तो आते थे। तो मैं उनसे मिलती थी। एक दिन गुरुद्वारा का कहीं पे ऐसे सिख लोगों को भी मैं आज नमन करती हूँ। ये लोग बड़े बुलंद होते हैं। जहाँ पर मुस्लिम कंट्री है वहाँ कोई प्रभु का नाम लेने से भी हिचकता था, लेकिन वहाँ भंडारे में मैं शरीक हुई। और जो पंजाबी हमारी बहनें 2-4 वहाँ थी, उनसे मैंने कहा कि हम क्यों नहीं जगराता कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं माँ को आह्वान कर पा रहे हैं। और मेरे इस वाक्य ने उनको प्रोत्साहित किया और उच्चायुक्त ने, हम सभी ने मिल करके वहां पर कीर्तन किया। तो चाहे मुस्लिम देश हो या हमारा अमेरिका जैसा प्रबुद्ध देश हो, हम कहीं भी रहते हैं, जो हमारी जड़ की खुशबू है, और वो खुशबू क्या, हमारी भारतीय संस्कृत है, संस्कार है, नैतिक मूल्य है, उसकी मशाल को हम जलाते रहते हैं घर में, बाहर और लेखन के माध्यम से। आज इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि ये ऑनलाइन तौर हम प्रवासियों को भारत से जोड़ने का एक प्रबुद्ध माध्यम रहा है। तो मैं आज इस मंच के संचालक डॉक्टर शिप्रा जी, एक युवा साहित्य कवियत्री और साहित्यकार जो भी महान हैं, जो ऐसे कार्यों में अपना अंशदान देती हैं, और डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जितने अंदर जड़ से जुड़े हैं, उतने ही अपने कर्मों से, अपने मधुर वाणी से पूरे विश्व में एक तरह से हिंदी साहित्य और संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये इनकी एक अलग कर्मठता है। अभी गौड़ दिखाई दे रहे थे, अनिल जी वगैरह को बुला रहे थे, वो भी बड़े, मैं उनको भी नमन करती हूँ। पहली बार उन्होंने मुझे जोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया। मैं 3 साल से लोग बुलाते हैं, पहुंच नहीं पाती हूँ, मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। आशना जी का भी कुछ दिन पहले फोन आया था, लेकिन बहुत महान है और न जुड़ पाना एक अंदर पीड़ा भी दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ जुड़ करके मैं उस महान कार्यक्रम का एक अंश बन करके जो कुछ भी अपनी वाणी के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र को अपने विदेश में फैला रही सभी बहनों का एक समागम यहाँ इकट्ठा है, सभी के तरफ से, और अपना एक आभार प्रकट करती हूँ सभी के प्रति। नमस्कार सभी को। जी बहुत बहुत आभार दीदी आपके सुंदर वक्तव्य के लिए। बल्कि एक कविता थी 4 लाइन की, मैंने लिखी थी, सोचती हूँ सुनाई देती हूँ, अभी याद आ गया। जड़ से हुई विकसित जहां, वह माटी प्रवासी संग है। जब भी उर्वर भूम पाती, वसुदेव कुटुंबकम गीत गाते। बहुत सुंदर। खत्म हुआ विवेक जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अब राधा विष्ट जी से आग्रह करता हूं कि कृपया हमें अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। सर्वप्रथम सभी प्रवासी भारतीयों को मेरा वंदन, नमन, प्रणाम। और अगले दिन राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर कुछ बाधक और अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए माँ शारदे को भी प्रणाम करती हूँ, और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ शिप्रा शिल्पी जी का, जिन्होंने हम लोग सभी को एकत्रित किया और हम लोग को संचालित कर रहे हैं। विवेक मीर त्रिपाठी जो चीन से जुड़े हुए हैं, और वहां पर बहुत ही पूर्ण रूप से समर्पण भाव से कार्य करने वाली आशना कांडियाल जी को जो भारत में है, आप सभी को, और मेरी प्रिय अन्नदा पाटनी दीदी भी हैं, संगीता जी भी जुड़ी हुई हैं, और दीदी मंजू दीदी जुड़ी है, और सभी को मैं जानती हूँ, सभी को प्रणाम। बात आज हो रही है कि लेखक गांव में स्पर्श महोत्सव मनाया जा रहा है, और ये कार्य यह शुभ कार्य, पावन कार्य जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के
आदरणीय रमेश पोखरियाल जी की जो बहुत ही सहज सरल और साहित्य पुरोधा तो है ही है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। वहाँ अनिल जी अभी दिख रहे थे, तो अनिल जी को भी मैं नमस्कार प्रेषित करती हूँ। और ये साहित्य, आध्यात्म, कला और संस्कृति को फैला, आज के समय में इस भाग दौड़ में जहां आधुनिकता की दौड़ में हम भूल रहे हैं अपनी संस्कृति, थोड़ा दूर हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, और ऐसे काल में अगर कार्यक्रम कराने में अपना एक बहुत बड़ी समझिए संदेश दिया जा रहा है। और अब ये जो हमारा भारत विश्व गुरु है, उसके पूरे विश्व में ये उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। दो पहले, जैसे शुभ चिंतक आप जैसे लेखक गांव की जिसने परिकल्पना की है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहते लेख ग्राम की जो उनकी कल्पना थी, परिकल्पना थी, उसको 25 वर्ष से आज पूर्ण हो रही है, संपन्न कर रहे हैं। तो उस पे है, आप जैसे शुभ चिंतक विचारक साहित्य आकाश के जीवन में रोशनी, खुशी, मुस्कान, सद आचरण से भरते हैं हर उम्र में। तो ये तो हमारे लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व के लोग आज हम इस पटल पर जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके केवल जैसे कल किरण हमारे कहते हैं मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और अल्पसंख्यक के भी हैं, किरेन रिजिजू जी ने कहा कि जो ये लेखक गांव और देहरादून में किया जा रहा है, साहित्य की जो अलग जगाई जा रही है, रचनात्मक ज्ञान हिमालय प्रेरणा का जो केंद्र बना हुआ है, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि एक भारत की शक्ति और आध्यात्मिकता की पहचान का प्रतीक है, कल उन्होंने भाषण में कहा था। तो ये तो मैं बात कह रही हूँ कि भारत तो है, हमारा विश्व गुरु है, आध्यात्म का केंद्र है, साहित्य और कला संगीत का हमेशा हो रहा है, जिसमें अयम निज परोविति करुणा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हमेशा करी जाती है। और ये एक हमारी शुरू से ये संदेश विश्व को पहुंचाया जाता है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता। तो ये हम खुद ही अपने को भार स्वरूप मानते हैं अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है, और ये गुण सभी में समाहित है, इसीलिए विश्व गुरु कहलाने की उस पर जो सोने की चिड़िया रहा है। अब मैं जर्मनी में हूँ, फिलिंगन में रह रही हूँ। तो जर्मनी में क्या हमारे भारतीय संस्कृति की, साहित्य की, कला की क्या पराकाष्ठा है, ये मैं बताना चाहूंगी। जर्मनी में जो बड़े शहर है, वहां बर्लिन है, चाहे जैसे शिप्रा जी रहती है कोलोन वगैरह में, जैसे अभी थाईलैंड में बताया कि वहां पूरा भारत बसता है, यहाँ भारत तो बसता है बहुत टुकड़ों टुकड़ों में, और भारतीय